ये जो मेन मेन पॉइंट हैं वो एग्ज़ाम के लिए हैं। और जैसे पहला वाला जो उसमें लिखा हुआ है ग्रहणाधिकार, तो ग्रहणाधिकार का शॉर्ट फॉर्म जो है कुछ समय के लिए प्रतिबंध है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का बीमा किया, लेकिन वो बीमा बहुत बड़ा है, करोड़ों में है, तो अगर ऐसा लगता है कि कंपनी को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मरने वाला हो व्यक्ति और वो बड़ा बीमा करा ले और कंपनी को नुकसान हो जाए, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर ग्रहण लगा देगा। ग्रहण लगाने का मतलब वो ये लिख देगा कि बीमा 6 महीने के बाद शुरू होगा। तो होगा क्या कि 6 महीने में अगर कोई उसको क्रिटिकल बीमारी कहीं से ट्रेस हो गई है तो उसको या तो कुछ हो जाएगा, तो क्लेम अपन को देना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं होगा तो सब ठीक है। तो ग्रहणाधिकार अगर पेपर में आता है तो आप समझ जाइए, ग्रहणाधिकार का मतलब कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया है कि बीमा जो है कुछ समय बाद शुरू हो। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है आत्महत्या उपबंध के बारे में। तो 1 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उस स्थिति में भी हम उसको पे करेंगे। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जब बीमा उसने कराया था तब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे बीमा कराने के बाद सुसाइड करना हो, पैसा लेना हो। लेकिन 1 साल के बाद में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बने कि मान लीजिए कि उसे लगने लगा कि नहीं, मुझको मरना चाहिए, तो बीमे से क्लोज से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तो आत्महत्या के केस में 1 साल बाद यदि सुसाइड करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो, तो आपको क्या जवाब देना कि हाँ भाई 1 साल यदि हो गया है पूरा तो पैसा बीमा पूरा मिलेगा। अब देखिए, कोई भी बीमा कोई कराता है और इसके बाद मान लो जीवन समाप्त हो जाता है। तीसरा वाला पॉइंट देखिए, यह है तीसरा वाला पॉइंट। अब मान लीजिए कि कोई बीमा वो कराता है और जीवन समाप्त हो जाता है, तो सामान्य स्थिति में मान लो 3 साल के बाद अगर जीवन समाप्त हुआ तो डायरेक्ट पैसा खाते में पहुंच जाता है, क्लेम लगाना होता है। तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन का समय IRDA के अनुसार दिया जाता है कि 30 अगर व्यक्ति ने अपना क्लेम सबमिट कर दिया है कि भाई हमारा बीमा था और हमारे पिताजी का बीमा था या हमारे पति का बीमा था, पत्नी का बीमा था, ये हमारे उनके क्लेम के पेपर हैं, और वो जब जमा करते हैं कंपनी में तो 30 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो कंपनी को 2% ब्याज यानी पेनल्टी के साथ में पैसा देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 3 साल के अंदर यदि व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है तो ऐसी स्थिति में जांच होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड हो, व्यक्ति बीमा करा लिया और गलत जानकारी दी। तो 3 साल के अंदर यदि व्यक्ति का जीवन समाप्त होगा तो क्या करेंगे अपन, 6 माह का टाइम मिलेगा कंपनी को। ठीक है, तो ये देखिए 3 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, एक तो 30 दिन वाला, अगर शीघ्र दावा नहीं है तो 30 दिन के अंदर क्लेम, और अगर शीघ्र दावा है यानी 3 साल के अंदर का है दावा तो 6 माह, और विलम्ब का है तो 2% ब्याज देना पड़ेगा। अब बीमा ब्रोकर कौन होता है? एक तो बीमा अभिकर्ता होता है जिसका एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हो। तो बीमा अभिकर्ता केवल उसी कंपनी के अंतर्गत काम कर सकता है जिस कंपनी के अंतर्गत उसने एग्ज़ाम दिया है। जैसे LIC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो LIC का काम करेंगे। लेकिन जो बीमा ब्रोकर होते हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, इन लोगों के पास क्या होता है, ये लोग कई कंपनियों का काम कर सकते हैं, एक साथ कई कंपनियों का बीमा बेच सकते हैं। तो शेयर मार्केट के ब्रोकर के बारे में सुना होगा आपने, वैसे ही बीमा ब्रोकर होता है। अब मंथन क्या होता है? अब मंथन अगर पूछा जाए कि मंथन का मतलब क्या है, तो देखिए पुरानी पॉलिसी जैसे किसी की चल रही है, अब वो उसको लगता है कि हमने जब करा ली थी अब मेरे फ़ायदे की नहीं है, तो अभिकर्ता जाएगा, बात करेगा, उसका निष्कर्ष निकालेगा कि इस पॉलिसी को बंद करके अब आप ये पॉलिसी करा लीजिए।
तो इसका मतलब होता है मंथन। तो सीधा सीधा आंसर लगेगा, पुरानी पॉलिसी बंद कर नई पॉलिसी कराने को मंथन कहते हैं। आईजीएमएस क्या है? देखिए, आईजीएमएस क्या होता है, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है समेकित शिकायत प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, इंग्लिश में है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, आईआरडीए के अंतर्गत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए अगर आईआरडीए के पास व्यक्ति कंप्लेन लेके जाएगा तो फिर आईआरडीए क्या काम करेगा? तो उसने एक नीचे एक प्रणाली बना ली है, एक डिपार्टमेंट बना दिया है जिसका नाम है आईजीएमएस। अब जिसको भी कंप्लेन लिखानी हो तो वो उस वहाँ जाएगा आईजीएमएस, और वहाँ एक डिपार्टमेंट बना है, वो इन सब चीज़ों को देखेगा। ठीक है ना? तो आईजीएमएस बनाया किसने? आईआरडीए ने। और काहे के लिए बनाया? सीधी सी देखिए, शिकायत प्रबंधन, जो भी जिसको भी कंपनियों से शिकायत है किसी भी कस्टमर को, वो अपना जाकर शिकायत कर सकता है ये आईजीएमएस में। तो 2-3 तरह के क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए बीमा लोकपाल, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो अब देखिए, कोर्ट में यदि कोई व्यक्ति जाएगा, अगर किसी कंपनी से उसको कोई तकलीफ़ है और फिर वो कोर्ट में जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि बहुत समय लगता है कोर्ट में डिसीजन होने में। तो बीमा से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो उसके लिए आईआरडीए ने बीमा लोकपाल बना दिए हैं। अब वो ज़िले में भी हैं, राज्य में भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। तो ज़िले में क्या होता है कि अगर 20 लाख के अंदर का बीमा है और उस क्लेम के संबंध में कोई समस्या है, तो ज़िले स्तर पे जो लोकपाल है वो निपटा देगा उस मामले को। लेकिन मान लो 20 लाख से या 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा का बीमा होगा, लेकिन 1 करोड़ से कम होगा तो उसे राज्य बीमा लोकपाल के पास जाना पड़ेगा। और अगर 1 करोड़ से या 1 करोड़ से ऊपर का बीमा होगा और उसके क्लेम के संबंध में उस कस्टमर को कोई दिक्कत होगी, तो वो राष्ट्रीय लोकपाल के पास जाएगा। तो क्वेश्चन सिर्फ यही पूछता है कि इतने लाख का या इतने करोड़ का बीमा है, अब ये बताइए इसकी ये व्यक्ति कहाँ जाएगा क्लेम के संबंध में, अगर उसे कोई दिक्कत होती है कौन से लोकपाल के पास जाएगा। तो आपको बस ये समझना है कि राज्य की लिमिट क्या है, ज़िले की लिमिट क्या है और राष्ट्रीय, आपका एक क्वेश्चन सीधा बन जाएगा। अब देखिए एफएमसीजी है, ये सीधा सा सवाल है कि एफएमसीजी उत्पाद क्या होते हैं। तो उसका आंसर होगा तेज़ी से खपत होने वाले पदार्थ। अब तेज़ी से खपत क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई बिस्कुट है, साबुन है, तो ये क्या होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं जल्दी से। तो इस तरह के जो भी उत्पाद हैं उसको एफएमसीजी उत्पाद कहते हैं। ठीक है। टर्म राइडर, अब टर्म राइडर क्या होता है? ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने 5 लाख का बीमा लिया, अब वो व्यक्ति ये चाहता है कि 5 लाख का बीमा हमने लिया है, अब हम इसके लिए किस्त दे रहे हैं, अब वो ये चाहता है कि कुछ और हमसे पैसा ले लो और इसमें हमें 5 लाख का ही और टर्म राइडर दे दो। अब होगा क्या कि उसकी किस्त टर्म राइडर में कम आती है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना टर्म राइडर वो ले सकता है। तो उसका आंसर होगा जितना बीमा है उसके बराबर, मूल बीमा के बराबर वो टर्म राइडर ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, टर्म राइडर क्या होता है? जो टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि मैं पैसा तो पे कर रहा हूँ, अगर मुझको कुछ होता है तो मिलेगा मेरे को, और नहीं तो कुछ नहीं। जैसे गाड़ियों का बीमा होता है, तो गाड़ियों के बीमे में क्या होता है कि अगर हर साल गाड़ी का पेमेंट करना पड़ता है बीमे का, और यदि कुछ गाड़ी ठुक जाती है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो क्लेम लगेगा, नहीं तो वो पैसा गया। तो इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होगा, थोड़ा सा किस्त आएगी और बीमा हो जाएगा, अगर कुछ हुआ तो मिला, नहीं तो नमस्ते। तो बीमा में टर्म राइडर वो चाहे तो बीमा धन के बराबर जुड़ा सकता है। और लास्ट है बैंक इंश्योरेंस और डायरेक्ट मार्केटिंग। आपको पता होगा कि जो बैंक हैं वो भी बीमा बेचते हैं, उनका टाई अप कंपनियों से रहता है। तो बैंक इंश्योरेंस का मतलब बैंक द्वारा किया गया बीमा। एलआईसी का भी बीमा कई बैंक बेचते हैं। ठीक है।
अन्य कंपनियों का भी बेचते हैं। तो बैंक इंश्योरेंस का मतलब सीधा सीधा है बैंक द्वारा किया गया बीमा। और डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा ऐड आता है पॉलिसी बाज़ार डायरेक्ट जाओ आप, कई बार ऐड आता है कि फ़ोन आ जाता है कि भाई साहब बीमा ले लीजिए। तो ये क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है। कई बार व्हाट्सएप के थ्रू आ गया, या यूट्यूब में आ गया, या ईमेल आ गया, या नेट में आ गया कि आप डायरेक्ट जाके बीमा ख़रीद लीजिए। तो इसको होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। इसको टेली मार्केटिंग भी बोलते हैं कि फ़ोन करके बोल रहे हैं। तो ये आएगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है, तो आप बता देंगे। सीधा डायरेक्ट बीमा इन सब माध्यमों से होता है, तो उसको डायरेक्ट बीमा कहते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, और ये 10 क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन भी आपके फंस जाते हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके।